नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर, और ख़ास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, उन्हीं के आधार पर आज बात करेंगे। तो शुरुआत कैसे हुई? 13 जून को इजराइल ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया। कुछ सीनियर जनरल्स भी मारे गए उसमें। हाँ, और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। पीछे नहीं हटा, मिसाइलें दागी इजराइल पर। बिल्कुल। माहौल एकदम से गर्मा गया। हाँ, और जैसे ये हमले हुए, सुनने में आया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फौरन प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। जी हाँ, बिल्कुल, फोन पर जानकारी दी उन्होंने। अच्छा, तो भारत ने क्या कहा? चिंता जताई होगी, शांति की अपील। हाँ, भारत ने फौरन प्रतिक्रिया दी, चिंता भी जताई और कहा कि भाई क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, इस पर जोर दिया। लेकिन सिर्फ कहना काफी नहीं होता ना। भारत ने असल में क्या किया, मतलब डिप्लोमेसी कैसे संभाली? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, भारत का रवैया काफी सदा रहा। एक तरफ तो विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, दुनिया भर की जो चिंता है वो उन तक पहुंचाई और कहा कि भाई थोड़ा संयम बरतें। बदला लेने के बजाय शांति से काम लें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात हुई, पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है, भारत ने खुलकर इजराइल की आलोचना नहीं की, पब्लिकली। अच्छा, मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, वही संतुलन हमें इंटरनेशनल मंचों पर भी दिखा। जैसे वो एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन है ना, हाँ हाँ। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें इजराइल की आक्रामकता की निंदा थी। भारत ने उससे खुद को अलग कर लिया। ओके। और इसी तरह गाजा में युद्ध विराम पर यूएन में वोटिंग हुई तो भारत उसमें शामिल नहीं हुआ, एब्सेंट रहा। तो मतलब दोनों तरफ से रिश्ते बनाए रखने की एक कोशिश। लेकिन इस सब के बीच वो हजारों भारतीय जो वहां फंसे थे, ईरान और इजराइल में। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चिंता थी, मानवीय पहलू था ये। कितने लोग थे अंदाजन? देखिए, ईरान में करीब 10,000 और इजराइल में 25,000 के आसपास भारतीय थे। बाप रे, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, तो सरकार ने फौरन ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सिंधु, अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह हुई कि ईरान ने मदद करने के लिए अपना हवाई क्षेत्र, जो युद्ध के कारण बंद था, वो भारतीय विमानों के लिए खोल दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है युद्ध के माहौल में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिश्ते कितने अहम हैं। तो लोगों को निकाल तो लिया गया, ये अच्छी खबर है, पर क्या ये काफी है? मतलब जो लोग वापस आ गए, अब उनका क्या? हाँ, यही असली चुनौती अब शुरू होती है। सिर्फ वापस लाना काफी नहीं है, उनके लिए यहाँ रोजगार का इंतजाम करना, बच्चों की पढ़ाई का सोचना, ये सब करना होगा। सही बात है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी में उन्हें वापस जाना पड़े। बिल्कुल, ये एक लंबी चुनौती है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, ये तो हुई लोगों की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ईरान और इजराइल दोनों से ही हमारा व्यापार है, उस पर क्या असर पड़ा? असर तो पड़ा है। देखिए, ईरान के साथ तो व्यापार पहले ही बहुत कम हो गया था, वो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। हाँ, वो था है। 2017 में करीब 14 अरब डॉलर था, जो 2023 तक घटते घटते सिर्फ 1.4 अरब डॉलर रह गया। बाप रे, इतना ज्यादा कम? हाँ, और इजराइल के साथ भी व्यापार गिरा है। 2022 में 11 अरब डॉलर के करीब था, 2023 में वो भी घटकर 3.75 अरब डॉलर रह गया। यानी दोनों तरफ से गिरावट। लेकिन एक चीज है जहां शायद बढ़ोतरी हुई हो, रक्षा सौदों की बात सुनते हैं अब। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक विरोधाभास जैसा है। इजराइल से हमारा रक्षा आयात, डिफेंस इंपोर्ट, वो तेजी से बढ़ा है। 2015 में सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर का था और 2023 में 128 मिलियन डॉलर। अरे वाह, काफी बड़ा जंप है ये तो। जी, पर जो सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है वो कहीं और है। कहाँ? हुर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है। बहुत ज्यादा। हमारा करीब 40 से 50% तेल और एलएनजी गैस वहीं से आता है। अगर ईरान ने उसे बंद कर दिया तो सोचिए क्या होगा। शिपिंग का खर्चा, बीमा सब बढ़ेगा, महंगाई आसमान छू सकती है। उफ, ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रिस्क है इकोनॉमी के लिए। और फिर इसमें बाकी दुनिया के खिलाड़ी भी तो हैं। अमेरिका का क्या रुख है, पाकिस्तान का भी कुछ जिक्र आता है। ये सब मिलकर भारत के लिए हालात और पेचीदा बना रहे हैं। यकीनन, अमेरिका तो खुलकर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहा है। और हाँ, ऐसी भी खबरें थीं कि अमेरिका शायद ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद ले सकता है। अब इससे भारत की चिंताएं तो बढ़ेंगी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा ब्रिक्स जैसे ग्रुप हैं, अब उसमें ईरान, यूएई, मिस्र जैसे नए सदस्य भी आ गए हैं। वहां संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। सही बात है। और खाड़ी देशों को तो हम भूल ही नहीं सकते। वहां से कितना पैसा आता है हमारे देश में, रेमिटेंस करीब 40%, और तेल 54% आयात वहीं से होता है। तो वो रिश्ते भी बहुत नाजुक हैं।
मतलब चारों तरफ से चुनौतियां ही चुनौतियां, और इसका असर उन बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ सकता है, जैसे वो आईमेक्स कॉरिडोर या चाबहार बंदरगाह। हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक, जो भारत को यूरोप से जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उस पर सीधा असर पड़ सकता है। चाबहार बंदरगाह, जो ईरान में है और भारत के लिए बहुत अहम है, उसकी प्रगति भी धीमी हो सकती है। यहाँ तक कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हमें रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, वो भी प्रभावित हो सकता है। मतलब कनेक्टिविटी पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत मतलब एक बहुत ही पतली रस्सी पे चल रहा है, संभल कर। बिल्कुल। एक तरफ इजराइल है जिसके साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और खाड़ी देश हैं जिनके साथ पुराने, पारंपरिक और जरूरी आर्थिक संबंध है। हाँ, ये संतुलन साधना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये भारत की विदेश नीति की, आप कह सकते हैं, असली परीक्षा है इस वक्त। सबके साथ रिश्ते बनाए रखना, अपने हितों को साधना, यह आसान नहीं होने वाला। जितनी जल्दी इस तनाव का कोई शांतिपूर्ण हल निकले, उतना ही भारत के व्यापक हितों के लिए अच्छा होगा। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से ये दुनिया बदल रही है, ये जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, क्या भारत को अपनी वो पुरानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब किसी गुट में न बंधने की जो नीति है, उसे बनाए रखने के लिए कुछ नए तरीकों पर सोचना होगा? या फिर ये जो अभी संतुलन साधने की कोशिश चल रही है, यही सबसे प्रैक्टिकल, सबसे सही रास्ता है फिलहाल? इस पे सोचिएगा जरूर।